नमस्कार सारे विद्यार्थी मित्रों एवं अन्य दर्शकगण। ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस विशेष श्रृंखला के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण कानून को देखना है, एक और विनियमनकारी कानून को देखना है जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है। हालांकि यह टाइटल थोड़ा संक्षिप्त है क्योंकि अपने आप में इसका जो टाइटल है वो थोड़ा सा बड़ा है। विच रीड्स सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रिवेंशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003, यानी कि तंबाकू एवं तंबाकू की जो उत्पादें हैं उन सारी चीज़ों को सरकार के द्वारा भारी मात्रा में विनियमित किया जाता है। पूरी की पूरी सप्लाई चेन को भारी मात्रा में यहाँ विनियमित किया जाता है। तो यह अपने आप में यह रेगुलेटिंग एक्ट है जो कि सरकार को कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है, जो सरकार अपने प्रजा के स्वास्थ्य को लेकर, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, जो सिगरेट्स है या अन्य जो टोबैको उत्पाद है उनके ऊपर नियंत्रण रखे, उनकी खरीद एवं बिक्री के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके, उनके कंजप्शन के ऊपर सरकार जो है वो एक प्रकार से विनियमन करती है। तो देखेंगे यह पूरा आज का जो सेशन रहने वाला है वो थोड़ा जानकारी से जो है भरपूर रहने वाला है। साथ ही अगर चीज़ों को आपको पढ़ना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट तो आप growthmouteducation.com हमारी वेबसाइट है वो विजिट कीजिए। आज ही वहाँ से सारी जो यहाँ चर्चाएं होती है उनके ब्लॉग्स वहाँ मौजूद होते हैं जो आपको लाभप्रद साबित होंगे। प्लस यह पूरी की पूरी श्रृंखला, आज आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है तो पूरी की पूरी श्रृंखला यहाँ इस अमृत महोत्सव को समर्पित है। साथ ही इस पुस्तिका के ऊपर यह पूरी की पूरी श्रृंखला आधारित है जिसके तहत लगभग आज दिन तक 73 लेक्चर में हमने अलग अलग 73 कानूनों के ऊपर बात की है। आज 74वां लेक्चर है और अकॉर्डिंगली कानून है। प्लस भाग 8 के तहत बात कर रहे हैं इस पुस्तिका का, क्योंकि यह पुस्तिका 12 भागों में विभाजित है जिसकी चर्चा मैंने कई बार इसी श्रृंखला के उपाख्यानों में करी है। साथ ही अगर संधि सेवा के पाठ्यक्रम को देखें, उसके सिलेबस को देखें तो जीएस पेपर 3 के साथ आज का यह टॉपिक जो है वो हम लोग लिंक कर सकते हैं। प्लस जीएस पेपर 2 के साथ भी इनडायरेक्टली यह आज का मुद्दा जो है वो लिंक है, क्योंकि अपने आप में यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस की बात आती है और अपने आप में जैसे हमने देखा कि यह लेख एक विनियमनकारी स्वभाव का है। तो अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात। सेम मोडस ऑपरेंडी से चीज़ों को देखेंगे। जिस मोडस ऑपरेंडी से हम लोग कोई भी कानून को देखते हैं, कोई भी कानून का अध्ययन करते हैं, उनका विहंगावलोकन करते हैं। सबसे प्रथम उसके जो है परिचय के बारे में देखते हैं, फिर उसकी पृष्ठभूमि, फिर प्रमुख जो उद्देश्य है, फिर प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं और अंत में अगर इसके कोई जो है इसमें कोई संशोधन किया है तो उसके ऊपर नजर करते हैं, अन्यथा सीधे इसकी आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। तो आज भी ऐसा ही जो है ऐसी ही कोटि क्रम में हम लोग बात करेंगे, ऐसी ही हायरार्की में हमें बात करनी है। शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। देखिए काफ़ी सारे बिंदुओं के तहत चीज़ों को देखेंगे ताकि चीज़ों को आसानी से समझा भी जा सके और तेजी से भी इसे समझा जा सके। देखेंगे कोटपा, जिसे संक्षिप्त में हम लोग यहाँ जो है बुलाने का प्रयास करेंगे क्योंकि अपने आप में जो पूरा नाम है वो थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है। तो कोटपा 2003 इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन दैट वाज क्रिएटेड टू गिव इफेक्ट टू द रिजोल्यूशन पास्ड बाय 39th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली दैट वाज कंडक्टेड इन मई 1986। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी कि विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा, जिसके द्वारा पूरे विश्व के अलग अलग राष्ट्रों के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो उसी की एक कॉन्फ्रेंस में विच वॉज 39th कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड इन मई 1986, उसके तहत यह निर्णय लिया गया कि भाई जो जो राष्ट्र इस सभा के सदस्य है, इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के सदस्य है, मेंबर है, उनके द्वारा टोबैको एवं टोबैको प्रोडक्ट्स को डिमोटिवेट करना चाहिए, उनके जो है खरीद को, उनकी बिक्री को डिमोटिवेट करना चाहिए, यानी कि उसे गैर प्रोत्साहित करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि लोगों में जो है जागरूकता ना फैले, कम से कम लोग ऐसी चीज़ों से परिचित हो। ठीक है, तो इन्हीं जो है चीज़ों को यहाँ विश्व स्वास्थ्य सभा ने पारित किया मई 1986 में। और आज का अगर यह कानून देखें तो our contemporary act is in accordance with that resolution which was passed by World Health Assembly in the year 1986। तो हमने यह जो कानून बनाया है वो उसी के अकॉर्डिंग ही है।
वहाँ जो जो प्रावधान दिए गए हैं उन्हीं प्रावधानों को मॉडल बना के हुए यहाँ हमने भारत में अपने लिए कानून बनाया है, जिसको हमने कोटपा 2003 का नाम दिया है. Then after, resolution was passed in order to ensure that non-smokers are not involuntarily exposed to the effects of smoking due to lack of regulations concerning smoking habits. Yes, तो यहाँ न मात्र केवल यह कानून तंबाकू एवं तंबाकू की जो उत्पाद है उनके उपयोग को गैर प्रोत्साहित करता है, मगर उसके साथ जो नॉन स्मोकर्स है, जो धूम्रपान नहीं करते हैं, उनके हितों का भी रक्षण करता है. जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक प्लेस में आमतौर पे अगर हम देखें तो स्मोकिंग जो है वो अलाउड नहीं होता. तो यही कारण है कि जो नॉन स्मोकर्स जो पब्लिक है उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें जो है स्मोक का सामना ना करना पड़े और उससे जो उत्पन्न होती समस्या है उसका भी सामना ना करना पड़े. तो कुल मिलाकर 2 हेतुओं के साथ यह कानून जो है वो लाया गया था, या विश्व स्वास्थ्य सभा ने 2 हेतुओं के साथ वो रिजोल्यूशन जो है वो पारित किया था. ये दूसरा मुद्दा. तीसरे मुद्दे में बताया गया है कि रिजोल्यूशन वाज अंडरटेकन आफ्टर मेनी रिसर्च स्टडीज एक्सपोज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग. यस, तो काफ़ी सारे ऐसे हमें वैज्ञानिक जो है एक किस्म के जो एविडेंस भी मिलते हैं कि टोबैको यूज जो है वो अपने आप में ह्यूमन बॉडी के लिए कहीं ना कहीं इट इज़ हार्मफुल. ठीक है, काफ़ी सारे रिसर्च में ये तय भी हो चुका है कि टोबैको के उपयोग से कैंसरियस सेल जो है वो डेवलप होते हैं, या उसके डेवलपमेंट की जो गति है वो तेज हो जाती है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ यह रिजोल्यूशन जो है वो विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा लिया गया था कि भाई कम से कम लोग टोबैको और उसकी उत्पाद से एक्सपोज हो और कम से कम लोगों को इसके हार्मफुल इफेक्ट्स का सामना करना पड़े. देन कोटपा 2003 legislation was enacted to prohibit the advertisement of cigarette and tobacco products and prohibit promotion of the same publicly. Yes, तो जिसका जिक्र मैंने किया कि there were primarily 2 fundamental principles या 2 fundamental objectives. The one was to protect non-smokers and other to prohibit promotion of tobacco and tobacco products. ठीक है, तो दिस वर 2 मेन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कह सकते हैं. Then after, any activity concerning the production of sales of cigarette and tobacco products is heavily regulated to ensure that the unhealthy and hazardous habit of smoking is actively tackled. Yes, so it is heavily regulated as I mentioned earlier in this lecture कि सरकार के द्वारा इस क्षेत्र का विनियमन जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में होता है, बहुत ही हेवी मात्रा में होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टोबैको के यूज़ को कम किया जा सके. देन आफ्टर, Act also passed to implement the measures to ensure that effective protection is provided to non-smokers and also to protect children and young people from getting addicted. Yes, तो यहाँ non-smokers की जो कम्युनिटी है उन्हें भी जो है उनके हितों की भी रक्षा करनी है. देन आफ्टर, चिल्ड्रंस के हितों की भी रक्षा करनी है, और जो हमारी किशोर आबादी है यानी कि जो यंग पॉपुलेशन है उनके हितों की भी रक्षा करनी है. तो इस कानून के द्वारा यह संभव है अगर इस कानून का अमलीकरण, विनियमन अच्छी तरीके से हो तो ये बात रही इसके परिचय के बारे में. तो ये इसका स्वभाव था. अब इसके बैकग्राउंड के बारे में देखें कि कैसे यह पूरा का पूरा इवोल्व हुआ और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इसको जो है फ्रेमवर्क मिला, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का सपोर्ट मिला, जिसके बदौलत यह कानून जो है वो आज भारत में चल रहा है. 4 मुद्दे देखने हैं, जिनमें सबसे प्रथम मुद्दा कहता है कि आर्टिकल 47 of the Constitution of India entails directive principle of state policy that expects the government to work towards achieving improvement of public health. Yes, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य. अगर भारतीय संविधान देखें तो लगभग 22 भागों में भारतीय संविधान विभाजित है, जिनमें से जो चौथा भाग है, ठीक है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी की बात करता है. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी क्या है, वो तो एक स्टैटिक जो है एलिमेंट हो गया. तो इसीलिए अगर
इन उपाख्यानों का, जिन उपाख्यानों के तहत आप अब लोग देख रहे हैं, अगर इनका आपको भरपूर उपयोग करना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टैटिक है वो मालूम होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे कि यहाँ इस लेक्चर्स के जो है फायदे जो है वो टू द एक्सट्रीम आप ले सकते हो, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड। अब डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, देखिए मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि यह एक ऐसा तत्व है भारतीय संविधान का जो कि हमने आयरलैंड से लिया है। साथ ही यहां प्रजा का कोई रोल नहीं है, ये प्रजा के लिए नहीं है मगर राज्य के लिए है, स्टेट के लिए है। और कहा गया है कि अगर राज्य को कल्याणकारी बनाना है, अगर राज्य के जो नागरिक है उन नागरिकों का जीवन अगर आपको कल्याणकारी बनाना है, देन आफ्टर यू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, अगर धाराओं की बात करें तो 36 से 51 तक यहाँ डीपीएसपी की धाराएं फैली हुई है, जिनमें अलग अलग चीजें हैं, जिनमें एक चीज यहाँ आर्टिकल 47 में पब्लिक हेल्थ के बारे में है कि भाई राज्य के ऊपर यह जिम्मेदारी है, यानी कि द स्टेट इज ऑब्लिगेटरी फॉर मेंटेनिंग गुड पब्लिक हेल्थ, और जो जो उन्हें कदम लेने होंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए, वो कदम भी उन्हें लेने की जो है प्रकार से शक्ति यहाँ प्रदान की गई है। तो राज्यों से यह आशा रखी जाती है कि भाई अगर उन्हें अपने राज्य को कल्याणकारी बनाना है, अपने राज्य के जो नागरिक है उनके जीवन को कल्याणकारी बनाना है, तो उनके द्वारा यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी के इन प्रावधानों का अनुकरण होना आवश्यक है, जिनमें से यह एक है जो कि पब्लिक सेफ्टी के बारे में बात करता है, पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद देखें तो इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस डीपीएसपी and to fulfill the commitment that India has a member of World Health Assembly, this act was legislated with the specific aim of prohibiting the promotion of cigarettes and tobacco products and regulate the entire supply chain. Yes, तो यहाँ डीपीएसपी के इन प्रावधानों को परिपूर्ण करने के लिए, चूंकि राज्य के ऊपर एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्हें अपने राज्य को कल्याणकारी बनाना है, अपने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, तो इन दैट केस डीपीएसपी और भारतीय जो सभ्यता है भारत की विश्व स्वास्थ्य सभा में, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा यह कानून बनाया गया, जो कि नॉन स्मोकर्स की कम्युनिटी को तो जो है प्रोटेक्शन देता ही है, संरक्षण देता ही है, मगर उसके साथ जो प्रमोशन है ऑफ टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सिगरेट्स, ठीक है, उन्हें भी बहुत ही हेवीली रेगुलेट करता है। पहले तो एडवर्टाइजमेंट को तो जो है प्रोहिबिट ही करता है, सॉरी, मगर जो एंटायर सप्लाई चेन है उसकी, राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन टू सेलिंग, वो हेवीली रेगुलेट की जाती है सरकार के द्वारा। हालांकि अगर विश्व का जो सिनेरियो देखें तो भारत का जो क्रम है वो बहुत ही पीछे है रेगुलेटिंग में, यानी कि यहाँ लिबरल रिजाइम है टुवर्ड्स टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। अन्यथा अगर वैश्विक सिनेरियो देखें तो आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, तो दे आर हेवी रेगुलेटर्स ऑफ टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सिगरेट्स। ठीक है, अब आगे देखें उसके पश्चात का बिंदु, तो इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, use of tobacco increases risk of cardiovascular and respiratory diseases along with increasing exposure to more than 20 type of cancer. Yes, so this is some scientific evidence that tobacco is harmful to human beings. Yeah, tobacco consumption is harmful to human beings. Then उसके बाद देखें तो आखिरी बिंदु यहाँ बैकग्राउंड में है कि in light of dangers of the use of tobacco addiction and this legislation is India's pursuit of the same effort. Yes, तो यहाँ in light of दिस डेंजर्स, ठीक है, जो अपने आप में विज्ञान के द्वारा उजागर किए गए हैं, अलग अलग संशोधनों के द्वारा उजागर किए गए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ ये कानून सरकार के द्वारा पारित किया गया। तो ये इसका जो है बैकग्राउंड, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि, इसके उद्भव की यात्रा थी। अब हमें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में देखना है, इसके कुछ मुख्य उद्देश्यों को देखते चले। दो है मुख्यतः, जिनमें सबसे प्रथम है द एम ऑफ दिस एक्ट इज टू फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशन अंडरटेकन इन द रिजोल्यूशन ऑफ 39th and 43rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबलीज which recognized the harmful effects of tobacco and fulfilled its duty under Article 47 of Indian Constitution to promote and improve public health. Yes, तो भारत ने यह एक कानून
बनाकर दो जिम्मेदारियां पूरी की, यानी कि एक तीर से दो निशान। एक विश्व स्वास्थ्य सभा का, जो कि वहाँ 39 और 43वें सभा में लिया गया था जो रिजोल्यूशन, और साथ ही में भारतीय संविधान की धारा 47 उसको भी परिपूर्ण किया। तो ये एक तीर से दो शिकार है। यह एक कोटपा एक्ट अपने आप में, अपने आप में भारत की दो जिम्मेदारियां पूरी करती है, एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और दूसरा आर्टिकल 47 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये इसका प्रथम उद्देश्य। दूसरा, इन परस्यूट ऑफ द सेम दिस प्रोहिबिट्स द एडवर्टाइजमेंट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एंड हेवीली रेगुलेट्स इट्स सप्लाई एंड चेन, यानी कि इसका जो परिणाम है वो परिणाम होगा कंट्रोल कंजप्शन, कंट्रोल्ड कंजप्शन। मगर फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें विश्व के अलग अलग राष्ट्रों का, तो भारत का जो रिजाइम है, टोबैको रिजाइम भारत में, वो रिलेटिवली लिबरल है। तो ये बात रही इसके उद्देश्यों की। अब प्रमुख प्रावधान देखने हैं अलग अलग अध्यायों में। इसके प्रावधान जो है वो विभाजित है, लगभग 5 अध्यायों में यह पूरा कानून जो है वो विस्तृत है, जिनमें सबसे प्रथम अध्याय में डेफिनेशंस यानी कि व्याख्याओं की, परिभाषाओं की बात की गई है। सबसे प्रथम, द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो विज्ञापन है वो क्या है, किसे विज्ञापन कहा जाता है, which means any visible representation through notices, circular labels, etc., or any announcement made orally. A cigarette is defined as any roll of tobacco wrapped in paper or any other wrapping substance. ठीक है, तो यहाँ दो परिभाषाएं मुख्यतः दी गई है, एक तो विज्ञापन की और एक दी गई है सिगरेट की, कि किसे सिगरेट कहते हैं और किसे विज्ञापन कहते हैं। तो विज्ञापन में कोई भी प्रकार से कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो कि आंखों से देखा जा सके, चाहे वो नोटिस में हो, चाहे वो सर्कुलर में हो, चाहे वो लेबल्स हो यानी कि पैम्पलेट हो, या ओरली मेड हो यानी कि मौखिक दृष्टि से किया गया हो, तो उसे विज्ञापन ही कहते हैं, जो यहाँ बाधित है, इस कानून के द्वारा निषेध है। देन आफ्टर सिगरेट की भी एक परिभाषा दी गई है कि भाई कोई भी पेपर में व्रैप्ड टोबैको या कोई भी व्रैपिंग सब्सटेंस में व्रैप्ड जो टोबैको है उसे सिगरेट की जो है उपमा दी गई है, उसे सिगरेट कहा गया है इस कानून के तहत। दूसरा जो है पैरा वो कहता है कि बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रिवेंट द एक्सपोजर ऑफ नॉन स्मोकर फ्रॉम टोबैको, द एक्ट प्रिवेंट्स स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस एंड a public place is defined as any places to which public has the access and includes auditoriums, hospital buildings, railways, amusement centers, restaurants, public offices, courts, educational institutions, libraries and other public convenience that are used by general public. Yes, तो यहाँ पब्लिक प्लेस की भी परिभाषा दी गई है जो बहुत ही विस्तृत रूप से दी गई है। सारी ऐसी जो है जगह, सारी ऐसा स्थान जहाँ जनरल पब्लिक, जहाँ सामान्य प्रजा का आना जाना रहता है, वो सारी प्रजा को यहाँ सार्वजनिक प्रजा बताया गया, सार्वजनिक स्थान बताया गया, आई एम सॉरी। और वो सारे स्थानों के ऊपर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू के जो उत्पाद है उनका उपयोग निषेध माना गया है या बताया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है इस कानून का कि जो नॉन स्मोकर्स है वो कम्युनिटी कहीं ना कहीं उसको संरक्षण प्राप्त हो या उसे संरक्षण मिले। फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ द मेन एम्स ऑफ द एक्ट टू इज टू टैकल द एडिक्शन ऑफ निकोटीन थ्रू द यूज ऑफ टोबैको, इट ऑल्सो मेक्स इट मैंडेटरी टू इश्यू वार्निंग्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स अबाउट द रिस्क ऑफ इट्स यूज। यस, जैसे मालूम है कि जो निकोटीन है वो एक एडिक्टिव सब्सटेंस है जो कि टोबैको में रहता है। टोबैको का जो है जो एलिमेंट है, अंदरूनी एलिमेंट, उसे निकोटीन कहता है, जो कि अपने आप में एडिक्टिव स्वभाव का है। तो यहाँ ये भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी तंबाकू उत्पाद के ऊपर यह चेतावनी लिखनी अनिवार्य है कि भाई यहाँ इसमें निकोटीन है और निकोटीन जो है वो उसकी लत लग सकती है, तो ये चेतावनी भी देनी अनिवार्य होगी, ये भी इस कानून के द्वारा बताया गया है। प्लस उसके पश्चात देखें स्पेसिफाइड वार्निंग इन द केस वुड बी प्रिंटेड पेंटेड एंड इंस्क्राइब्ड नॉट ऑन सिगरेट पैक्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। और आज की दृष्टि से देखें तो यह स्पेसिफाइड वार्निंग्स लगभग 67% ऑफ द फुल पैकेट में होती है। ठीक है, कोई भी आप टोबैको उत्पाद ले लो, चाहे वो सिगरेट ले लो, चाहे वो च्यूइंग टोबैको ले लो, उसका जो पैकेट होता है उसके 67% जो है उसके ऊपर यह स्पेसिफाइड वार्निंग होती है, जिनमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिए जाते हैं कोई भी जो है कैंसर के मरीज का। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से
एक प्रकार से अवेयरनेस उत्पन्न करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है इस कानून के जरिए। फिर दूसरा अध्याय बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट कैरीज द कोर इंटेंशन ऑफ दिस लेजिस्लेशन एंड प्रोहिबिट्स स्मोकिंग इन एनी पब्लिक प्लेस। यस, तो इट हैज बीन डेल्ट इन सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट कि भाई कोई भी सार्वजनिक जगह के ऊपर धूम्रपान जो है वो निषेध है, धूम्रपान की परवानगी नहीं है। The section also specifies that if any public place such as hotel with more than 30 rooms or a restaurant having a capacity of 30% or more, the place must also have a separate provision for a smoking area. Yes, और अगर कोई भी स्थान जहां कैपेसिटी दी गई है इस कानून में, अगर होटल की बात करें तो 30 रूम से अधिक का अगर होटल हो यानी कि बड़ा हो, या ऑडिटोरियम की बात करें तो 30 या 40 व्यक्ति से ज्यादा लोगों की कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम हो, हॉल हो, बैंक्वेट हॉल जिसे कहते हैं, तो उन्हें स्मोकिंग एरिया का अलग प्रावधान करना होगा। उन्हें स्मोकिंग एरिया की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी होगी अलग से। फिर तीसरे अध्याय में बताया गया कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, एनी पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग द सेम। यस, एनी पर्सन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ tobacco product is prohibited from the advertisement. Any person, any company. Section 5 strictly prohibits the promotion of smoking in any manner of advertisement. Yes, Section 5 deals with the prohibition of advertisement. ठीक है, और it strictly prohibits the advertisement and promotion of any tobacco product. Then after on similar lines, Section 6 prohibits the sale of cigarettes and other tobacco products to the person below the age of 18 years. Yes, तो यह एक मिनिमम सेलिंग एज है जिसके नीचे किसी भी जो है व्यक्ति के द्वारा जो सगीर बच्चे हैं, जो सगीर वयी के बच्चे हैं, उन्हें सिगरेट या तंबाकू की कोई भी उत्पाद बेचनी नहीं चाहिए, और अगर बेची गई तो इस कानून के तहत वो अपराध माना जाएगा और उसके सजा के भी काफी सारे प्रावधान है। फिर उसके पश्चात देखें तो रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल एंड सप्लाई ऑफ सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट। Any person involved in the trade of cigarette and tobacco product must mandatorily sell it in a package that has a labeled warning on it. Yes, मगर अगर भारत की बात करें तो यहाँ यह पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो हेवीली रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सेल होता है वो मैक्सिमम मेजोरिटी सेल जो है वो लूज होता है। मगर अगर आप बड़े देश देखेंगे जहाँ तंबाकू एवं सिगरेट जो है वो बहुत ही हेवीली रेगुलेटेड है, तो वहाँ आपको लूज जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। It will be in a bulk, it will be in a packet containing a warning, containing a specified warning. तो ये बात यहाँ हमें नोंद लेनी होगी। दूसरे बिंदु पर the same condition applies to import of cigarette and tobacco products too, in which all the products must have a label and must have a specified warning. जिसका जिक्र मैंने किया, सरकार समय अनुसार जो है यहाँ अपनी अधिसूचना जारी करके इसके लिए जो कुछ मापदंड है उसमें फेरफार कर सकती है। यानी कि पहले 50% था, 50% पैकेज एरिया के ऊपर स्पेसिफाइड वार्निंग होनी चाहिए, जो सरकार ने अधिसूचना से बदलकर उसे 67-68% कर दिया है और आगे भी वो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 90%, ठीक है, 90% ऑफ पैकेजिंग एरिया शुड बी कवर्ड अंडर स्पेसिफाइड वार्निंग विथ फोटो। उसके पश्चात देखें तो दिस स्पेसिफाइड वार्निंग मस्ट ऑल्सो बी ऑन द लार्जेस्ट पैनल of the packaging and must be prominently visible to the buyer so that they are very well aware of the effect of the smoking. फिर यहाँ जगह भी बता दी गई कि भाई जो पैकेज है उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि अपना आप में अट्रैक्टिव रहता है, कोई भी ग्राहक को, कोई भी व्यक्ति को पहली नजर में, उसी बाजू पर, उसी ब्रॉड एरिया पर यहाँ स्पेसिफाइड वार्निंग रहनी चाहिए। Then after this act also mentions, I'm sorry, in section 8 that the specified warning must be legible and prominent, conspicuous in size and color, should boldly and clearly present the effects of smoking through graphical material. Yes, तो यह सारी डिटेल चीज है कि किस तरीके की स्पेसिफाइड वार्निंग होनी चाहिए, वो इस कानून के द्वारा ही विनियमित की जाती है। अगर सरकार को पैकेजिंग एरिया में फेरफार करना है then they need to amend this particular act, या they need to amend specific provisions of this particular act. तो ये बात रही रिस्ट्रिक्शन की और सप्लाई की। और आखिरी बिंदु है उसमें जो कहता है कि फर्दर सेक्शन 9 सेज दैट दिस लेबलिंग मस्ट बी इन इंग्लिश एंड इन एनी इंडियन लैंग्वेजेस। यस, तो ये भारत के लिए है कि जो वार्निंग छापी गई है, जो प्रिंट की गई है, वो या तो इंग्लिश में रहेगी या तो कोई भी भारतीय भाषा में।
अब फिफ्थ अध्याय जो है वो कॉन्फिगरेशन ऑफ प्रोडक्ट के साथ बात करता है, यानी कि कोई भी तंबाकू उत्पाद की जब्ती, जो अवैध तंबाकू उत्पाद है उसकी जब्ती के साथ यह अध्याय जुड़ा हुआ है। देखेंगे, इन एनी केस सप्लायर ऑफ or producer is found to be not following the ruling of the sale and packaging, then the central government can empower the police to enter and search premises of the seller and producer. Yes, तो यहाँ ये केंद्र सरकार के जो है हाथ में है, यह शक्तियाँ केंद्र सरकार में केंद्रीकृत है और जब चाहे तब केंद्र सरकार पुलिस को यह अधिकार दे सकती है और पुलिस यहाँ जो है जांच, स्थल तपास यानी कि जांच एवं उसके पास यहाँ जब्ती के भी प्रावधान है, अधिकार है। The police then will have also the power to seize and confiscate such products found to be violation in the act. Yes, तो पुलिस को यहाँ साथ में यह पावर भी दिए गए हैं। Any amount of confiscation made cannot be compensated for other punishment, and if the court deem it necessary to impose the fine or an imprisonment term on a violator, then they can do so. Yes, तो यहाँ जब्ती का जो सामान है उसे अन्य कहीं भी जगह उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही में अगर लगे कोर्ट को तो वे आर्थिक जुर्माना भी दाखिल कर सकते हैं कोई भी वायोलेटर के खिलाफ। तो यहाँ काफ़ी सारे प्रावधान है जिसके तहत सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है ताकि वो इस उपक्षेत्र का विनियमन अच्छी तरीके से कर पाए। फिर तो ये सारे मुद्दे थे जो कि अपने आप में इस कानून के मुख्य प्रावधानों के साथ जुड़े हुए थे। अब हमें इसके आलोचना एवं इसके महत्व के बारे में समझना है। शुरू करेंगे हमारी बात आलोचनात्मक बिंदुओं से। सबसे प्रथम, एक्ट ओनली एम्स टू टैकल द हैबिट ऑफ स्मोकिंग फ्रॉम द सप्लाई साइड। यस, तो ये एक बहुत ही मुद्दा अच्छा है क्योंकि मात्र और मात्र यहाँ जो रेगुलेशन किया गया है वो सप्लाई साइड पर ही किया गया है कि एडवर्टाइजमेंट भी आप ही दीजिए, जो स्पेसिफाइड वार्निंग भी आप ही दीजिए, एडवर्टाइजमेंट आप ना दीजिए, ठीक है, कोई भी प्रमोशन मत कीजिए। तो सारी चीज़ें जो है, सारा जो प्रयत्न है वो सप्लाई साइड से ही हो रहा है, कंजप्शन साइड से कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। तो ये इसका एक पहला आलोचना का बिंदु है। दूसरा, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज नीड ऑफ आर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड बाय दिस एक्ट। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, जैसे भारत में लगभग अधिकांश कानूनों के साथ यही होता है। कानून बहुत अच्छे होते हैं, उनके प्रावधान अच्छे होते हैं, उनके उद्देश्य बहुत ही अच्छे होते हैं, मगर उनका जो अमलीकरण है, जो उनका आप कह सकते हो कि अनुपालन है, वो असरकारक नहीं रहता, जिसकी वजह से कानून की पूरी जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ ये कानून के साथ भी यही मुद्दा है। ये इसकी दूसरी आलोचना की बात है कि भाई इसका असरकारक अनुपालन होना समय की मांग है। और तीसरा, फर्दर मोर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर सेलिंग टोबैको प्रोडक्ट्स टू माइनर में बी मोर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग परपेचुएशन ऑफ द यूज। तो यहाँ ये भी एक बात अच्छी है क्योंकि बच्चों को निकोटिन एडिक्शन से, तंबाकू के उपयोग से बचाने के लिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंजेंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सख्त प्रावधानों की ज़रूरत है, ठीक है, जो अपने आप में सेलिंग टू माइनर्स को जो है कर्ब कर सके, उसे चेक कर सके। तो ये इसकी तीसरी आलोचना की बात है। अब इसके महत्व की बात करें तो सबसे प्रथम बिंदु में कहा गया कि एक्ट इज अ मच नीडेड लेजिस्लेशन दैट एंश्योर्स दैट देयर इज नो प्रमोशन और ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग यूज को नॉन ग्लैमरस बनाना है, उसे ग्लैमरस नहीं बनाना है मगर उसे डिमोटिवेट करना है, स्थगित करना है, कम करना है, रोकना है। तो यहाँ ये कानून अपने आप में इस कार्य के लिए बहुत ही उचित कानून है। दूसरा, एक्ट इज एक्टिव स्टेप टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। यस, सार्वजनिक स्वास्थ्य को अगर ध्यान में रखें तो भी स्मोकिंग को डीरेगुलेट करना, उसे डिमोटिवेट करना अपने आप में एक बड़ी बात है जो इस कानून के द्वारा की जा रही है। तो कानून तंबाकू के उपयोग को रोक के पब्लिक जो हेल्थ है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, उसे अच्छा बना रहा है। तो ये एक महत्व की बात है। दूसरा बिंदु, दो हुए। तीसरा कहता है एक्ट ऑल्सो फुलफिल्स द इंडियाज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल, जो हमने देखा। तो ये बात रही तीसरे बिंदु की। और चौथा बिंदु, बाय ब्रिंगिंग a law that targets the supply of tobacco to regulate the same, there has been a major step towards ensuring public places smoking free and protecting non-smokers community। yes, तो यहाँ ये कानून का उद्देश्य की ही बात की गई है कि भाई नॉन स्मोकर्स कम्युनिटी है, उन्हें बचाना है और वो यह कानून की जिम्मेदारी है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस कोटपा कानून के द्वारा देखनी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक विनियमनकारी स्वभाव का है, सरकार को, केंद्र सरकार को शक्ति देता है पब्लिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, सिगरेट्स एवं अन्य तंबाकू उत्पादनों के बिक्री एवं उसके खरीद के ऊपर भी जो है एक प्रकार से भारी विनियमन
कार्य शक्ति प्रदान करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज मैं देखनी थी। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही यह सेशंस आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल बनने वाले हैं, चाहे आप आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या अन्य कोई लीगल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप सामान्य समझ के लिए देख रहे हो। प्लस ये तो बात रही यूट्यूब की वीडियो की, मगर चीज़ों को पढ़ना है तो जैसे मैं आपको शुरुआत में बताया, आप growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, वो आप विजिट कीजिए। वहाँ से आप यह सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट पाएंगे। प्लस अगर आप जो है हिंदी माध्यम के हैं तो आपकी अनुकूल भाषा में भी उपलब्ध है, अगर आप इंग्लिश माध्यम के हैं तो आपकी अनुकूल भाषा में भी वहाँ माहितियाँ उपलब्ध है। साथ ही अन्य परीक्षा के संसाधन जो है वो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी आज हमें बतानी थी। हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के अगले जो है उपाख्यान में एक और कानून उसके अध्ययन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।